बिन कासिम से हम लोग पहला का पोर्शन है वो जस्ट आप रीड आउट कर लें, उसमें कि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है समझने की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। बेसिकली इंडो पाक हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, इंडो पाक हिस्ट्री वो सब कॉन्टिनेंट से स्टार्ट होती है। मुसलमानों का जो बड़े सगीर में इर्तिका है वो कहाँ से 712 से शुरू होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम जो है ये बड़े सगीर में आते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हज्जाज बिन यूसुफ जो है इन्हें भेजते हैं। तब से जो है ना मुसलमान जो है यहाँ पे बसना शुरू होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है जी कब पैदा हुए थे, 31 दिसंबर 695 एडी में। 31 दिसंबर 695 एडी में कहा में तैफ में पैदा हुए थे। अब तैफ कौन सा है? तैफ वही है जिसके बारे में आप ने फरमाया था जब आप गए थे तैफ का सफर करके, तो वहां के उबाश लड़कों ने जब आप पे पत्थर बरसाए तो आपने हजरत जिब्राइल के सामने बैठ के अल्लाह के हजूर दुआ की थी कि इन पे अजाब नहीं बल्कि इन्हीं ही में से ही ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरा नाम लेने वाले होंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम तैफ के थे और यही थे जो कि बरसगीर में इस्लाम के बुलंदी का सबब बने। तो मोहम्मद बिन कासिम 31 दिसंबर 695 को ये पैदा होते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सिंध कब आते हैं? ये आते हैं 712 एडी में। सिंध उस टाइम बरसगीर का हिस्सा था। 712 एडी में जो है ये आए थे सिंध में और उसको फतह किया था। उस वक्त पूछा जाता है जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए थे फतह किया था, उस टाइम कौन था हुक्मरान? उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी? उमैया डायनेस्टी थी। उस टाइम उमैया डायनेस्टी थी और उमैया डायनेस्टी का जो हुक्मरान था वो कौन था? अब्दुल मालिक वन था, वलीद बिन अब्दुल मालिक वन था। वलीद बिन अब्दुल मालिक था। ठीक है। तो वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर होता है। अब जो अ, अब सिलसिला इस तरह शुरू होता है कहानी कि एक बादशाह था मौजूदा जो श्रीलंका है उसका, सैलोन का एक बादशाह था। वो एक शिप भिजवाता है इराक के गवर्नर की तरफ, जो कि अशिया से होता है, यानी कि लदा हुआ होता है साजो सामान से, और साथ में लोग भी होते हैं। तो वहां पे फिर क्या होता है कि ये इराक का गवर्नर की तरफ भेजा जाता है। कौन भिजवाता है जी? सैलोन का बादशाह। उस टाइम इराक का गवर्नर कौन था? इराक का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर होता है। अब क्योंकि गुजर रहा होता है यहीं से, श्रीलंका देखें तो बीच में इंडियन ओशन आता है, तो इंडियन ओशन को जो रूट लगता है वो यही हमारा लगता है, इंडिया वाला और पाकिस्तान वाला। तो जब यहाँ ये कराची के मकाम पर, देबल के मकाम के ऊपर पहुंचता है ये शिप, तो उसको क्या करते हैं, बैरी कजाक जो होते हैं वो लूट लेते हैं। तो इस इलाके में जो कंट्रोल होता है सारे का सारा वो राजा दायर का होता है। फिर इस तरह क्या होगा, हज्जाज बिन यूसुफ को जब ये खबर पहुंचेगी कि ये लूट लिया गया है, तो हज्जाज बिन यूसुफ क्या करेगा? फिर राजा दायर को पैगाम भेजेगा। तो पैगाम भेजता है राजा दायर को कि जी यहाँ पे शिप लूट लिया गया है, जो कि साजो सामान था और साथ में बच्चे मर्द और औरतें थे। तो वहां पर जो है ना वो कहता है कि आप कजाकों से जो है ना वो सामान और वो बच्चे जो हैं, जो कैद है, वो छुड़वा दिए जाए। तो लेकिन राजा दाहिर जो है वो इस चीज को नोटिस नहीं करता। वो कहता है मेरे पास की बात नहीं है, ये कजाक जो है ना मेरे खिते में नहीं आते, मेरे टेरिटरी में नहीं आते, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लेता, जिस पर हज्जाज बिन यूसुफ को सख्त जो है ना वो नाला होता है और वो फिर फैसला करता है कि यहाँ पे इंटरवेंशन करने की। अब कहा जाता है जी कि हज्जाज बिन यूसुफ को किस खातून ने खत लिखा था, बेसिकली एक पैगाम भिजवाया था खातून ने। उसका नाम क्या था? नहीद था। बानो यजबो भी उसको कहा जाता है, नहीद था, उसने खत लिखा था। तो फिर जाकर जो है ना ये जो हज्जाज बिन यूसुफ, उसने जो है ना अपने जर्नेल भेजे और मुख्तलिफ जो है ना, तकरीबन पहले एक भेजा फिर दूसरा भेजा, दोनों को शिकस्त हुई। उसके बाद जो है फिर भेजना पड़ा किसको? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, रिटेलिएट करता है हज्जाज बिन यूसुफ। वलीद बिन अब्दुल मालिक का जो दौर है वो 705 से 712 तक था। अब वलीद बिन अब्दुल मालिक ने हुक्म दे दिया, उसने, क्योंकि गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ने वलीद बिन अब्दुल मालिक से पूछा, वो खलीफा था, खलीफा वक्त से पूछा तो उसने हमले का हुक्म दे दिया। तो वलीद बिन मालिक रहता है 705 से 715 तक।
तो वलीद बिन जो हज्जाज बिन यूसुफ होता है वो फिर पहले भेजता है किसको, पहले दो एक्सपेडिशंस करता है, किसके जरिए, एक अब्दुल्ला बिन बनहान जाते हैं, उसको भेजा जाता है, फिर बदील को भेजा जाता है। इन दोनों को भेजा जाता है, ये दोनों शिकस्त खाते हैं, वापस आ जाते हैं, मारे जाते हैं। फिर हज्जाज बिन यूसुफ अपने भतीजे को भेजता है, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, और वो इनका सन इन लॉ भी था। इनका असल नाम पूछा जाता है जी, मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम क्या था, इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था? इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था इसका असल नाम। ये हमला करता है सिंध के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। किस उम्र में करता है जी, पूछा जाता है। 17 साल की उम्र में इसने हमला किया था, यानी कि इतना नौजवान था, यंग था, 17 साल की उम्र में हमला करता है। 712 एडी होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इस तरह फिर राजा दाहिर जो होता है उसको शिकस्त देता है। और नीरन कोट के ऊपर हैदराबाद, यहाँ पे भी पुराना नाम नीरन कोट है हैदराबाद का, इसके ऊपर भी इसको भी कैप्चर कर लेता है। रिवाड़ हो गया, रवाड़ का कलर रवाड़ हो गया, अरोड़ हो गया, इसके ऊपर भी कब्जा कर लेता है। इस तरह फिर जो है ना, ये राजा दार को शिकस्त देने के बाद ये आगे बढ़ता है, मुल्तान की तरफ आता है। 2 साल तक ये कराची से होता हुआ सिंध से मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं इंटरवेंशन। 714 में आकर ये मुल्तान को कैप्चर कर लेते हैं। आखिरी कला जो था, ये कला कोना कासिम बाग, जो कासिम बाग है, ये बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम के नाम से बनाया गया था। तो यहाँ पे आके जो है ना, ये क्या होता है, कैप्चर करता है इसको, इस कले को। तो इस तरह आखिरी एक्सपेडिशन मुल्तान थी। इससे आगे भी बढ़ना चाहता होता है, लेकिन 715 में जब वलीद बिन अब्दुल मालिक, उसकी डेथ होती है, तो फिर उसका भाई आता है। वो जो है क्या होता है, बड़ा ही जालिम किस्म का शख्स होता है, और इस्लाम से भी थोड़ा हटके होता है। तो वो फिर इनको बुला लेते हैं, एक तो तारिक बिन जियाद को, दूसरा मोहम्मद बिन कासिम, ये एक ही वक्त में लड़ रहे होते हैं। अच्छा, अब मोहम्मद बिन कासिम रिकॉल्ड एंड पोस्ट कासिम डेवलप। अब देखें, मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया वापस, कासिम पोर्ट भी डेवलप की गई इन्हीं के नाम से। अच्छा, जब वलीद बिन अब्दुल मालिक की डेथ होती है तो कौन आता है, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, जो कि क्या होता है, इसका भाई होता है। और न्यू कैलिफ क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लेता है। कब? मोहम्मद बिन कासिम को बुलाएगा 715 में ही, इसको फिर उल्टा ये जेल में डाल देता है। हालांकि हमेशा ये हुआ है कि जो हाकिम वक्त रहा है या जो जर्नेल रहे हैं, वो क्या किया है इन्होंने, कि जिसने मुल्क की खातिर किया उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी यही हुआ कि उसने बहुत खिदमात दी, लेकिन वासी जब है इसको जेल में डाल दिया गया, और वहीं पे इसकी डेथ हुई। कब? 18 जुलाई 715 एडी को, 18 जुलाई 715 एडी को। तो इस तरह मस्जिद जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुल्तान से आगे जो एडवांसमेंट थी मुसलमानों की, अरब की, वो ना हो सकी है। बेसिकली पूछा जाता है अरब का जो है कब हुआ था, अरब जो है बरसगीर में कब दाखिल होते, 712 में हुए थे। बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम भी तो अरब से ही थे ना, ताइफ से। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम 4 साल तक हिंदुस्तान रहे, 12 से 15, 12, 13, 14, 15, 4 साल रहे। और उसके बाद अरबों ने, पूछा जाता है जी, अरबों ने सिंध में या सब कॉन्टिनेंट में सिंध में कितने साल हुकूमत की। उसके बाद 282 साल तक यहाँ पे हुकूमत की। ठीक है, 282 साल तक। उसके बाद मुगल्स आए, और इस तरह। जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आपको? यस सर। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गजनी डायनेस्टी। अब देखें, ये नहीं कि सिर्फ यही चल रही थी, साथ अरब चल रहे थे, उमैया थी, उमैया भी चल रही थी, गजनी भी चल रही थी, ये साथ साथ चल रही थी डायनेस्टी। ये थे सारे मुसलमान, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ खित्तों में जो है ना ये काम कर रहे थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे किसकी तरफ आ रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे हैं, बरसगीर की तरफ आ रहे हैं। तो गजनवी डायनेस्टी की बात करें तो गजनवी जो है, ये गजनी डायनेस्टी का जो पहला हुक्मरान था वो सबकतगीन था। और आखिरी कौन था? खुसरू मलिक था। सबसे पहला हुक्मरान गजनी डायनेस्टी का कौन था? सबकतगीन। और सबसे आखिरी कौन था? खुसरू मलिक था। ये आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा।
अब गजनवी डायनेस्टी ने कितने साल हुकूमत की? 977 से 1186, तकरीबन 209 साल बनते हैं। सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 209 साल इन्होंने क्या की? हुकूमत की। अब क्या होता है, अल्पतगीन था बेसिकली। गजनवी शुरू कहाँ से होते हैं? सबक्तगीन से होते हैं। उससे पहले अल्पतगीन था, ये खरासान का जनरल था। ये ईरान वाली उस वाली साइड पे था, किर्गिस्तान और इधर, और ये अपनी जिंदगी गुजारा था किर्गिस्तान में। तो इसके कोई बच्चे नहीं थे, यानी कि बच्चे से मुराद है इसकी कोई बेटा नहीं था, इसकी बेटी थी, इसका कोई बेटा नहीं था। तो इसका एक गुलाम होता है अल्पतगीन का। कौन सा होता है? सबक्तगीन उसका नाम था। अल्पतगीन का एक गुलाम था, उसका नाम था सबक्तगीन। तो वो उससे अपनी बेटी की क्या कर देता है? शादी भी कर देता है। और इस तरह जो है ना वो वक्त गुजरता है, तो अल्पतगीन मर जाता है और उसकी जगह फिर कौन लेता है? सबक्तगीन ले लेता है। ये एक खित्ता होता है, एक स्टेट, छोटी सी इलाका होता है, बहुत बड़ा स्टेट होती है, उसका ये हुक्मरान होता है। तो इस तरह सबक्तगीन जो है बेसिकली एक तुर्किश स्लेव था, तुर्की से ये लेके आया था इसको। और बख्तगीन, तो वो फिर इस तरह जो है ना इसका दामाद भी बना। उसके बाद सबक्तगीन की बात करें, यहाँ से शुरू होता है सबक्तगीन से 977 से। यहाँ से शुरू होती है असल डायनेस्टी 977 से, सबक्तगीन से। अब सबक्तगीन जो है ये पैदा हुआ था 945 में। ये फिर गुलाम बन के आया बख्तगीन के पास, वहां उसकी बेटी से शादी की, और ये हुक्मरान बन गया फिर सबक्तगीन। अच्छा, इसकी कुनियत क्या थी सबक्तगीन की? अबू मंसूर इसका क्या था? लकब था, कुनियत थी इसकी। क्या कहते थे? अबू मंसूर, अबू मंसूर यानी कि मंसूर का बाप। तो इसका टाइटल क्या था? लकब इसका नासिरुद्दीन दौला। नासिरुद्दीन दौला भी इसको कहा जाता है, किसको? सबक्तगीन को। इसका टेन्योर कहाँ से कहाँ तक है? 977 से 997 तक रहा है ये अल्पतगीन की बेटी से शादी करता है, और इसमें से फिर एक बेटा होता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इसकी बर्थ कब होती है? 971 में होती है गजनवी। ये उस टाइम हुक्मरान नहीं होता ये, देखो ना, ये बनते हैं 977 में इसका टेन्योर, लेकिन 971 में जो है ना ये नहीं होता। और उस टाइम इसका बेटा पैदा होता है गजनवी। ये फिर 977 में जब हुक्मरान बनता है, तो वहां से फिर इसी के नाम से, महमूद गजनवी के नाम से, गजनवी डायनेस्टी का आगाज होता है। पूछा जाता है महमूद गजनवी किसका बेटा था? सबक्तगीन का बेटा था। अब महमूद गजनी की बात करेंगे। सबक्तगीन है, 997 तक रहा, डेथ होगी, फिर उसकी जगह कौन लेगा? उसका बेटा लेगा। 998 में महमूद गजनी बन जाता है। ये 2 नवंबर 971 को पैदा होता है गजना में, इसलिए इसको गजनवी कहा जाता था, गजना कहता है। इसकी कुनियत अबू अल कासिम थी। अबू अल कासिम इसकी कुनियत थी, और इसका टाइटल अमीनुल उम्मत और यमनुद्दौला। बाप का नाम नासरुद्दौला था, टाइटल इसका नाम क्या था? यमनुद्दौला। पूछा जाता है जी यमनुद्दौला किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी को कहा जाता है। और अमीनुल उम्मत किसे कहा जाता है? महमूद गजनी को कहा जाता है। अब महमूद गजनी बादशाह कब बना जी? 998 में। जब 998 में बादशाह बनेगा, तो साफ जरा इसका कैरियर भी शुरू हो जाएगा। और इस तरह जो है ना इसकी जो पहली जंग होती है वो किसके साथ होती है? राजा जयपाल के साथ। राजा जयपाल जो है, ये क्या होता है? 27 नवंबर 1001 को। अब 998 में बना, 3 साल गुजरे, तीसरे साल 27 नवंबर 1001 को महमूद गजनी हमला करता है राजा जयपाल, और इसको शिकस्त देते हैं। और ये क्या करता है? पिशावर के ऊपर कब्जा कर लेता है। ये बेसिकली गजनी जो है, ये गजना, ये अफगानिस्तान इस साइड पे थे, तो यहाँ से ये पिशावर में, ये बरसगीर में दाखिल हो रहे हैं। तो पिशावर में आ जाते हैं, 1000 में पिशावर कैप्चर किया। उसके बाद इसने जो है ना सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, पिशावर के बाद इसने 17 हमले किए। 17वें हमले में जाके ये कामयाब हुआ था। पहले 16 हमले में नाकाम हुआ, और 17वें हमले में जाके ये फिर क्या हुआ था? कामयाब हुआ था। उसके बाद मुल्तान को इसने कब कैप्चर किया? 1005 में। 1001 में पिशावर, मुल्तान को इसने फतह किया था। उस टाइम कौन था मुल्तान का हुक्मरान? इस्माइलीज एम्पायर था, अबू अल फतेह दाऊद करामती। अबू अल फतेह दाऊद करामती ये हुक्मरान था, बादशाह था मुल्तान का। इसके ऊपर ये हमला करता है और ये कब्जा करता है।
और इस तरह जो है ना मुल्तान को भी 1005 में कब्जा कर लेते हैं। लाहौर को 1021 में कब्जा किया था इसने, लाहौर को कैप्चर किया। और भीमपाल, उस टाइम भीमपाल था, लाहौर का हुक्मरान था 1021 में, उसने उसके ऊपर हमला किया और लाहौर को कैप्चर कर लिया। इसके बाद लाहौर को एक नाम दिया जिसको महमूदपुरा, आपने सुना होगा, लाहौर का पुराना नाम क्या था, महमूदपुर था। तो महमूदपुरा किसके नाम पे है, बेसिकली महमूद गजनी के नाम पे है। फिर इसका टन्योर चला आगे, और इसका जो हुक्मरान था वो कौन था, पहला हुक्मरान इसका क्या किसको बनाया, महमूद गजनी ने। बेसिकली ये खुद तो नहीं संभाल सकता था, खुद तो ये गजना का था, तो यहाँ पे अपना गवर्नर बना के गया। तो पहला गवर्नर लाहौर का कौन था, पूछा जाता है जी। लाहौर का जो पहला गवर्नर था बेसिकली, वो कौन था, वो था अय्याज था, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर था। अय्याज का टॉम कहाँ पे है जी, रंग महल, लाहौर में जो रंग महल है वहां पे अय्याज का मकबरा भी है। उसके बाद सोमनाथ के मंदिर की बात करें, 1000 जी 26 में सोमनाथ के मंदिर तोड़े। 6 जनवरी 1026 को महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, और तकरीबन कितने सिपाही थे, 60,000 सिपाहियों के साथ हमला किया। और इसको जाना, जितने भी मंदिर थे, इस सॉरी मंदिर के अंदर जितने भी बुत थे सारों को तोड़ दिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बुत शिकन, ये पूछा जाता है जी। बुत शिकन एक तो टाइटल था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, दूसरा बुत शिकन किसका टाइटल है, टाइटल है महमूद गजनवी का है। उसके बाद सिंध के ऊपर कब हमला करते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। सिंध के ऊपर हमला करते हैं 1027 में, और अपने कब्जे में ले लेते हैं। महमूद गजनी की डेथ होती है 30 अप्रैल 1030 को, यानी कि 998 से लेकर 1030 तक महमूद गजनी का दौर है, और ये गजना में होता है। इसके बाद इसका बेटा आएगा 1030 में, मसूद गजनवी। मसूद गजनी ये बेटा होता है महमूद गजनी का, और ये बादशाह बनता है 1030 में। 1037 में इसने हांसी और सोनीपत, पंजाब के अंदर हांसी और सोनीपत के मकाम के ऊपर कब्जा किया इसने। और इसकी 1045 में इसकी असैसिनेशन हुई थी, इसके जो गुलाम थे उसने इसको मारा था 1045 में। उसके बाद जो है इनके फिर आगे चलते हैं, गुलाम ही आते रहे जिनके किस किस की हुकूमत आती रही, कोई एज कोई इतना खास नहीं थी। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि इस खित्ते के ऊपर हमला किया किसने, गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने फिर इस खित्ते के ऊपर आकर हमला किया था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ये गौर का रहने वाला था। अब देख रहे हैं, जब हुकूमतें एक जगह की कमजोर पड़ जाती है तो फिर दूसरे इलाके से लोग आके उस पर कब्जा करते हैं। तो अब गौर का रहने वाला होता है गयासुद्दीन महमूद गजनी, वो इसके ऊपर आके हमला करता है गजा के ऊपर 1173 में। यानी कि इस खित्ते के ऊपर गजनी डायनेस्टी का इस तरह खात्मा होता है। और गजनी डायनेस्टी को किसने कैप्चर किया था, ये किया था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। बाहर के लोग आकर हमला करते थे। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और देख लीजिएगा, अदर इंफॉर्मेशन है इसी हवाले से, महमूद गजनी के टेन्योर के हवाले से। 1017 के अंदर महमूद गजनी जो है अपने साथ किसे लाया था, अल बैरूनी को, अबू रिहान अल बैरूनी। असल नाम क्या था, अबू रिहान अल बैरूनी। पूछा जाता है जी, अबू रिहान अल बैरूनी इंडिया किसके साथ आया था, या कौन लाया था, महमूद गजनी लाया था, कब, 1017 में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है किडनैपर ऑफ स्कॉलर भी कहा जाता है, इसलिए उसको, ये बहुत सारे स्कॉलर लेके आया था महमूद गजनी इधर उधर से। तो उसके बाद महमूद गजनी ने एक लाइब्रेरी डेवलप की इसी के लिए, अलबरूनी के लिए, पिंड दादन खान के अंदर, जेहलम में, पिंड दादन खान में। 1 मिनट होल्ड की जगह, अजान हो जाए, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो महमूद गजनी क्या करता है फिर, बैरूनी के लिए, अल बैरूनी के लिए क्या करता है, एक लाइब्रेरी बनवाता है, कहाँ पे, पिंड दादर खान में। अब पिंड दादर खान कहाँ पे है जी, पिंड दादर खान जेहलम का एक गांव है, वहां पे है। और इसने यहाँ पर क्या किया था, जमीन का रेडियस मेजर किया था इसी लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में कह लें, तो लाइब्रेरी कह लें, उसमें जो है ना बैठ के इसने जमीन का रेडियस मेजर किया था, जो कि अप्रोक्सीमेट कितना आया था, 6338, 6338 था।
एक्चुअल कितना है जी? 6,371 है, 6,371 है। तो ये डिफरेंस पूछा जाता है कितने का है जी? ये में अप्रोक्सीमेटली कितना है जी? 43 किलोमीटर डिग्री जो है ना, किलोमीटर का डिफरेंस है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि रेडियस में कितना डिफरेंस है जी, एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट में। 43 किलोमीटर का। तो अब ये देख लें कि उस वक्त ना कोई लेबोरेटरी थी ना कुछ था, उसने कैलकुलेशंस के जरिए मेजर किया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 43 किलोमीटर का डिफरेंस आया था आज के वक्त में, 338 किलोमीटर का। उसके बाद किताबुल हिंद किसकी किताब है? पूछा जाता है जी, किताबुल हिंद जो है अल बैरूनी की किताब है। ये पेपर सर, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास पेपर्स में। किसको किडनैपर ऑफ द स्कॉलर कहा जाता है? मैंने बताया, तारिक महमूद गजनी को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद फिरदौसी था। फिरदौसी ये किसके दरबार में था? महमूद गजनी के दरबार में था फिरदौसी। बेसिकली क्या था, वो एक राइटर था और उसने शाहनामा लिखा था। पूछा जाता है जी, शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। और ये किसके दरबार में था? महमूद गजनी के दरबार में था। उसके बाद हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी, जो लाहौर वाले हैं, हजरत दाता गंज बख्श, ये किसके साथ आए थे? ये भी महमूद गजनी के साथ आए थे, इसलिए इनको किडनैपर ऑफ स्कॉलर कहा जाता है। इनका असल नेम क्या था हजरत दाता गंज बख्श का? अली बिन उस्मान था। ये पेपर में कई बार आ चुका है। ये कब पैदा हुए थे हजरत दाता गंज बख्श? पूछा गया 1009 में, और डेथ कब हुई थी? 1072 में। कशफुल माजूब किसने लिखी है? हजरत दाता गंज बख्श की किताब है कशफुल माजूब। उर्स मुबारक मुबारक कब होता है हजरत दाता गंज बख्श का? उर्स मुबारक जो होता है वो हर साल 18, 19 और 20 को होता है, सफर के महीने में। और ये लाहौर में बकायदा छुट्टी मनाई जाती है ऑफिशियली। 18, 19, 20 सफर में होता है। हाँ जी, मुझे बताइए, यहाँ तक अंडरस्टैंड है आपको? जी हाँ, यहाँ तक अंडरस्टैंड होगी क्या? जी बताइएगा, अंडरस्टैंड हुआ है? जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं गौरी डायनेस्टी की तरफ। मैंने बताया गौरी डायनेस्टी क्या होती है जी? 1173 में ये हमला करती है। कौन करता है बेसिकली? 1173 में आके गौरी डायनेस्टी जो है, नहीं बल्कि गौरी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1186 तक। अब उससे पहले क्या होता है 1173 से 1186 में? 1173 में बेसिकली जो गौरी डायनेस्टी थी वो गौर में उभरना शुरू हुए थे। गयासुद्दीन गौरी जो था, गयासुद्दीन की वजह से। तो उसके बाद प्रॉपर तौर पर जो गौरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई थी वो किसने रखी थी? फाउंडर किसे कहा जाता है? मुइजुद्दीन को, शहाबुद्दीन गौरी को, मुइजुद्दीन को। ये 1186 से इसका टेन्योर शुरू होता है। और फिर जो है ना, ये इसका टेन्योर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 4 के लिए। फिर इसकी जगह इनके बच्चे, इस तरह औलादे आती रहती हैं। तो पूछा जाता है जी, फाउंडर कौन है गौरी डायनेस्टी का? गौरी डायनेस्टी का फाउंडर है मुइजुद्दीन, जिसका लकब क्या आता है? शहाबुद्दीन गौरी। और जी। फाउंडर गौरी डायनेस्टी का किसे कहा जाता है जी? मुइजुद्दीन को, मुइजुद्दीन। अब बेसिकली गौर्स में तो थे ये, आ रहे थे, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये कब आते हैं? 1186 में आते हैं। शहाबुद्दीन गौरी को कहा जाता है। ये पैदा कब हुआ था? 1149 में। ये 1173 में। और इसने मुल्तान पहले कैप्चर किया 1175 में। इसने उच्च 1176 में कैप्चर किया। पिशावर 1179 में। लाहौर 1181 में। और सिंध और दीबल 1182 में। और सियालकोट 1184 में। इस तरह 1186 के अंदर
जो है दोबारा जो है ना लाहौर इन्होंने क्या किया, मलिक खुसरो से लिया। और ये आखिरी गवर्नर था मलिक खुसरो किसका, गजनी डायनेस्टी का। पूछा जाता है जी, मैंने स्टार्ट में ही बताया, गजनी डायनेस्टी का जो आखिरी हुक्मरान था वो कौन था गवर्नर, वो मलिक खुसरो था। इससे किसने कैप्चर किया था, 1186 में गौरी ने किया था, शहाबुद्दीन गौरी मुइजुद्दीन ने। तो इस तरह जो है ना ये क्या होती है कि गौरी डायनेस्टी की बुनियाद 1186 में रखी जाती है लाहौर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सब कॉन्टिनेंट बेसिकली ये लाहौर मरकज हुआ करता था। उसके बाद पहली बैटल ऑफ, जब इसका दौर शुरू होगा तो इस जंगें शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, नॉट नॉट पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन कब हुई, 1191 में हुई थी। किसके दरमियान हुई थी, शहाबुद्दीन के दरमियान और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान। शहाबुद्दीन को जो है शिकस्त हो गई थी। ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान होती है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन होती है और ये 1191 में हुई थी। पूछा जाता है कब हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, 1191 में। किसको शिकस्त थी, शहाबुद्दीन को। ये फिर एक साल तड़पता रहा था कि मैंने शिकस्त किस तरह हुई है। इसने फिर मेहनत की, फौज अपनी इकट्ठी की और फिर 1192 में दोबारा हमला कर दिया। 1192 में क्या होती, सेकंड बैटल ऑफ टेरन हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन 1191 में, सेकंड बैटल ऑफ टेरन 1192 में। इस तरह फिर ये जीत जाता है और ये फिर क्या करता है, शहाबुद्दीन ये दिल्ली और ये अजमेर ये सारे लाहौर ये भी साथ साथ जो है ना ये क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अच्छा, क्योंकि इस्माइलीस कौन थे बेसिकली, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, अफगानिस्तान हो गया ऊपर, ताजिकिस्तान ये वाला, के यहाँ पे इस्माइलीस थे। अब जितने भी लोग आए हैं ये महमूद गजनी ये सारे, ये बेसिकली जो तोरखम बॉर्डर है हमारा पेशावर वाला, वहां से ये दाखिल हुए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इस्माइलीस जो थे उन्होंने गौरी को, शहाबुद्दीन गौरी को जो है कत्ल किया। कब, 15 मार्च 1206 को। तो ये कहाँ से कहाँ तक रहा जी, ये रहा 1186 से लेकर 1206 तक। और यही इसका टेन्योर था, यहीं पे आके जो है ना इसकी क्या होती है, 1206 तक गौरी डायनेस्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है। इस तरह गौरी डायनेस्टी बेसिकली अगर कहा जाए तो स्टार्ट होती है 1173 से, खत्म होती है 1206 पे। ठीक है, और उसमें 4 स्लेव्स थे शहाबुद्दीन गौरी के। 1206 में इसके 1206 तक इसके 4 गुलाम थे जो कि मुख्तलिफ खित्तों में क्या कर रहे थे, गवर्नर के तौर पर हुकूमत संभाल रहे थे। कौन कौन से, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लाहौर और दिल्ली का बादशाह था। नासिरुद्दीन का बादशाह था, ये मुल्तान और सिंध का बादशाह था। ताजुद्दीन था, अफगानिस्तान और गजनी का बादशाह था। मुख्तियार खिलजी था, बंगाल का बादशाह था। अब देखें ये इतनी बड़ी सल्तनत थी जो कि गौरियों के अंडर थी। जब ये मरा तो क्या हुआ कि ये सारे टूट गए। जब टूटे तो हर किसी ने अपने खित्ते का हुक्मरान बन गया, बादशाह। तो बेसिकली सब कॉन्टिनेंटल जो बादशाह समझी जाती थी वो किसकी समझी जाती थी, वो लाहौर और दिल्ली की समझी जाती थी। तो इस तरह लाहौर और दिल्ली का जो हुक्मरान था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर यहाँ से सिलसिला आगे चलता है। अच्छा, गौरी के बाद क्या होता है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद को बादशाह डिक्लेयर कर देता है। बेसिकली ये भी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब गुलाम जब खुद को डिक्लेयर करेगा तो क्या होगा, स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, गुलामों की हुकूमत शुरू हो जाएगी। तो आगे 1206 से आगे क्या शुरू हो जाती है, स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाती है। ताजपोशी इसकी कहाँ पे हुई थी, लाहौर में 26 जून 1206 को हुई थी। और ये पहला मुसलमान बादशाह था, स्लेव बादशाह भी था। दिल्ली सल्तनत, ममलूक डायनेस्टी, पूछा जाता है कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 1206 में। 1206 में शुरू हुई थी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है और ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी, ये तीनों एक ही डायनेस्टी के नाम है, स्लेव, ममलूक और दिल्ली। तो ये किसके दौर में शुरू हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में शुरू हुई थी। पहला हुक्मरान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब इसी दौरान के कुछ और इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं वो भी देख लीजिएगा। बाबा फरीद गंज शक्कर जो है, बाबा फरीद गंज शक्कर, इनका रियल नेम क्या था, मसूद था। ये कोतवाल जो है मुल्तान में पैदा हुए थे 1173 में।
और इनकी डेथ हुई थी अजोदन पाकपतन में 1266 में। बाबा फरीद गंज चक्कर, ये जो पाकपतन वाले हैं वो हो गए। इनका जो पहला, इनको फर्स्ट पोएट ऑफ द पंजाबी, पंजाबी का पहला शायर किसे कहा जाता है? बाबा फरीद गंज चक्कर को कहा जाता है। ये कौन से सिलसिले थे? चिश्तिया सिलसिले थे। शेख बहाउद्दीन जक्र जो मुल्तानी जो है, ये भी कोट करोड़ में पैदा हुए थे, मुल्तान में 1170 में। ये मुरीद हैं शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के ये मुरीद थे। और इनकी डेथ 1262 में हुई मुल्तान में। और शेखुल इस्लाम, इनको टाइटल क्या था? शेखुल इस्लाम था। ये किसने दिया था? अल्तमश ने दिया था। ये आगे आएंगे अल्तमश के दौर में। शेखुल इस्लाम कहा जाता था किसको? शेख बहाउद्दीन जक्रिया मुल्तानी को। लाल शहबाज कलंदर के बारे में देख लीजिएगा। लाल शहबाज कलंदर ये मुरीद थे किसके? शेख बहाउद्दीन जक्रिया मुल्तानी के मुरीद थे ये। और इनका असल नाम क्या था? शेख उस्मान मरवंदी। ये पूछा जाता है जी, शेख उस्मान मरवंदी किनका नाम था? हजरत लाल शहबाज कलंदर का। और ये मेवंत तिब्रेज से थे। और ये सिंध आए थे 1264 में। और यहीं पे सेवन शरीफ में सेटल हो गए थे, और सेवन शरीफ में ही इनका मजार है। इनकी डेथ 1274 में सेवन में हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 1143 में पैदा हुए थे अफगानिस्तान में। ये सूफी सिलसिले हैं, उनके बारे में देख लीजिएगा। इनको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये चिश्तिया सिलसिले के जो है ना बुनियाद रखी थी इन्होंने। और इनका मकबरा जो है अजमेर शरीफ में है, राजस्थान में। उसके बाद है जी मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। ये जो है 1238 में पैदा हुए, और ये चिश्तिया सिलसिले से बिलोंग रखते हैं। और इनकी डेथ जो है 1325 में हुई, और इनका टॉम्ब दिल्ली में है। इनको महबूब इलाही भी कहा जाता है, महबूब इलाही। शाह यूसुफ गर्देजी, ये मुल्तान के थे। ये मुल्तान आए थे बैराम शाह गौरी, गौरी डायनेस्टी में। बैराम शाह गौरी के दौर में आए थे, और यहीं पे सेटल हो गए थे मुल्तान में। ये 1069 में पैदा हुए, और इनकी डेथ 1152 में हुई। और ओल्डेस्ट मुस्लिम दौर की, कहा जाता है जी मुस्लिम दौर की सबसे पुरानी बिल्डिंग कहाँ पे है? वो किसकी है? यूसुफ गर्देजी का टॉम्ब है, जो कि मुल्तान में है। अच्छा, ये मुझे भी, मेरे लिए भी नई चीज हो गई है। ये मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है यूसुफ गर्देजी का मकबरा। वो कहाँ पे है? मुल्तान के अंदर है। और ये 1152 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, वही है निजामुद्दीन औलिया जो पहले आ गया है। इसको सिर्फ देख लीजिएगा। मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, ये जो है तकरीबन 4 सूफी सिलसिले थे सब कॉन्टिनेंट के। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। चिश्तिया सिलसिला था, इसके बानी कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सहरवर्दी सिलसिले, इसके बानी कौन है? शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी हैं। कादरी सिलसिले के कहन है जी शेख अब्दुल कादिर गिलानी है। और नक्शबंदिया के कौन है जी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया हैं। ये इनके सिलसिले हैं जी। एक मिनट जी, बस एक मिनट। मैं उसको थोड़ा सा, हाँ जी, यहाँ तक हम क्लोज करते हैं। बाकी दिल्ली सल्तनत जो है हम इंशाल्लाह